ठंड में गरीब ससुराल वालों की रजाई। आओ बहू, इस परिवार में तुम्हारा स्वागत है। बड़ी बहू, अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करवाओ। देवरानी जी अंदर आ जाइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आओ दुल्हन, मैं तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ। मैं तो तुम्हारी सास हूँ और ये तुम्हारी जेठानी रागनी, और ये रागनी का बेटा रिंकू, और ये तो तुम्हारी ननद जूही है, और ये तुम्हारे ससुर जी, और ये तुम्हारे जेठ, और उन्हें तो तुम जानती ही हो, तुम्हारे पति देव। देखो न माँ, भाभी के आने से घर में कितनी रौनक हो गई है। रानी के ससुराल वाले वैसे तो बहुत गरीब थे, उनके पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं थे, पर वो सब दिल के बड़े ही दिलदार थे, इसीलिए रानी ने सबको खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है। फिर अगले दिन, राहुल जल्दी कर, ट्रक आ गया होगा, सारी बोरियां हमें ही उतारनी है। बस भैया आ गया, रानी मेरा टिफिन दे दो। जी लाई, ये लीजिए। फिर दोनों भाई काम पर निकल जाते हैं, जहाँ पूरी सड़क कोहरे से भरी पड़ी थी, जिससे दोनों भाई कपकपाने लगते हैं। अरे बाप रे बाप, एकदम से इतनी तेज ठंड, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है भैया, चलो घर चलते हैं। राहुल, अगर हम काम पर नहीं गए तो सेठ किसी और को काम पर रख लेंगे, और तू तो जानता ही है हमारे घर की जिम्मेदारी हम पर ही है, और हम जैसे गरीब लोग जब रोज कमाते हैं तभी तो खाते हैं, वरना हम तो भूखे ही मर जाएंगे मेरे भाई। ये कहते कहते नीरज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहाँ मर गए थे तुम दोनों? ट्रक कब से खड़ा है, अनाज में ओस पड़ गई तो नुकसान तो मेरा ही होगा ना। अब खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जाओ जाकर अनाज उतारो। जी सेठ जी। फिर दोनों भाई बड़ी मेहनत से बोरियां रखते हैं। क्या कछुए की तरह काम कर रहे हो, जल्दी जल्दी काम करो, फिर दूसरे ट्रक भी आएंगे अभी। राहुल और नीरज बड़ी मेहनत से काम करते हैं। सेठ जी, इन बोरियों का क्या करना है? इन बोरियों का मैं क्या करूँगा, जाते समय लेते जाना और कचड़े में डाल देना। भैया, ये बोरियां हम फेंकने से अच्छा घर लेते चलेंगे, इस ठंड में जलाने के ही काम आएगी। अब हम गरीबों के पास अमीरों जैसे हीटर तो हैं नहीं। किसी ने ठीक ही कहा है कि गरीबों के लिए हर सामान की कीमत होती है, क्योंकि गरीबी उन्हें ये सब सिखा देती है। दोनों भाई बोरियां घर ले आते हैं, और दोनों भाई की कपकपाता देखकर शालिनी कहती है, अरे रागनी बहू, जल्दी से रजाई ले आओ, ठंड बढ़ गई है, ये दोनों बहुत कपकपा रहे हैं, जल्दी ले आओ। जी माँ जी। रागनी रजाई निकाल कर उन्हें ओढ़ने को देती है। रागनी दीदी, ये रजाई तो जगह जगह से फटी हुई है और इतनी पतली है, ये तो ओढ़ने लायक भी नहीं है, इसमें तो बड़ी ठंड लगती होगी। हाँ चाची, इस रजाई में बहुत ठंड लगती है, नींदी भी नहीं आती। ऐसा कहते हुए रिंकू की आंखों में इस पतली सी रजाई में गुजारी हुई ठंडी रातों का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। आखिर हम क्या करें भाभी, हम गरीबों के पास तो एक रजाई भी नहीं होती है, वहीं अमीर लोग हर साल नई रजाई कंबल खरीद लाते हैं। हमारे लिए तो रजाई कंबल खरीदना भी एक सपने जैसा है, और हमारा इस ठंडी से बचने के लिए रजाई ही तो एकमात्र सहारा है, भले ये पतली है कैसी भी है। फिर रानी का सारा परिवार उस एक रजाई में जैसे तैसे आ जाता है। वो रजाई पतली हो गई थी और पुरानी और फटी होने के कारण ना ही तो वो ठंड रोक पा रही थी। इस दुनिया में गरीबों के लिए ये ठंडी का मौसम तो एक अभिशाप जैसा था, वहीं अमीरों के लिए ये ठंडी का मौसम तो एक सुहाने सफर की तरह होता है। अरे क्या बात है ठाकुरानी जी, ये रजाई किसके लिए भरवाई है? अरे भूल गए क्या ठाकुर साहब, हमारे घर में एक बहू है और ये उसकी पहली ठंडी है, बस इसीलिए उसके लिए बस 25 किलो के कपास से ये रजाई भरवाई है। आप रुकिए यहीं, मैं उसको देकर आती हूँ। अरे मोरी मैया, ये रजाई तो अकेले मुझसे उठ भी नहीं रही। सासू माँ आप? हाँ बहू, मैं तुम्हें ये रजाई देने आई हूँ, खास तुम्हारे लिए भरवाई है, बड़ी ही गर्म करेगी। इस रजाई के लिए शुक्रिया माँ जी। ओह बहुत ठंड है, राम राम। अरे रे, रजाई भी इतनी पतली हो चली है कि गर्म ही नहीं हो रही है। अजी सच में बहुत ठंड है, ये जाड़ा तो काटे ही नहीं कटता है, लगता है जान ही चली जाएगी जी। जहाँ ठंड में रानी के सास ससुर का बहुत बुरा हाल था, वहीं रिंकू की हालत भी खराब हो रही थी। ओहो चाची, बहुत ठंड है चाची। रिंकू की बात सुनकर रागनी भी रो पड़ती है। इस ठंड में तो हम गरीबों का बहुत बुरा हाल हो गया है, लगता है हम इस ठंड में ही मर जाएंगे। चुप हो जाइए रागनी दीदी, हम गरीब इस दुनिया में जीने के लिए आए हैं, आप रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। हे भगवान, मैं सबको हिम्मत तो दे रही हूँ, पर इस ठंड के कहर से हमारा जीना मुश्किल होता जा रहा है। हे भगवान, आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए, कैसे बचाऊं अपने घर वालों को इस ठंड से। तभी रानी की नजर राहुल की लाई हुई बोरियों पर जाती है। अगर मैं इन बोरियों को रजाई के ऊपर साड़ दूं तो शायद रजाई थोड़ी गर्म हो जाए। फिर रागनी रजाई के ऊपर बोरियों को साड़ देती है, जिससे रजाई गर्म होने लगती है
और सभी सो जाते हैं और अगले दिन से तो ओले गिरने लगते हैं। लगता है बहू इस बार आसमान से आफत बरस रही है और तेज हवा के कारण उनके घर की दरारों से भी अब ठंडी ठंडी हवा अंदर आने लगती है और सड़ने की वजह से रजाई फट जाती है। परिवार वालों का इतना बुरा हाल देखकर राहुल और नीरज दोनों भाई सेठ के घर पहुंच जाते हैं। नमस्ते सेठ जी, तुम दोनों मेरे घर क्यों आए हो? सेठ जी बहुत मुसीबत हो गई है, घर का हाल बहुत बुरा हो गया है। हमारे घर में रजाई कंबल कुछ भी नहीं है और इस ओले के कारण सबका बहुत बुरा हाल हो गया है। हमें कुछ पैसे दे दीजिए सेठ जी, तो हम रजाई कंबल खरीद लेंगे। अरे मैं यहाँ दान पुण्य करने के लिए थोड़ी ना बैठा हूँ, और वैसे भी मैं तुम्हारी दिहाड़ी तो तुम्हें दे ही दे देता हूँ। सेठ की बातें सुनकर राहुल और नीरज निराश होकर घर चले जाते हैं। तभी सेठ की बहू वहाँ पर आती है। हमें तो ऊपर वाले का शुक्रिया करना चाहिए, आखिर उसने हमें देने वाला बनाया है, लेने वाला नहीं। और आखिरकार दान पुण्य करने से हमारा भला ही होगा ससुर जी। वैसे भी वो कोई गैर थोड़ी थे, वो तो हमारे यहाँ ही काम करते हैं। अपनी बहू की बात सुनने के बाद सेठ को ठंड और गरीबी का एहसास होता है, जिसके बाद वो उनकी मदद करने के लिए पहुंच जाता है, जहां ठंड के कारण सभी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सेठ जी आप हम गरीबों के घर। नीरज, राहुल, ये सब तुम्हारे लिए है। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। शुक्रिया सेठ जी, आपको पता नहीं आपने हमारी कितनी बड़ी मदद कर दी है। राहुल के घर की हालत देखने के बाद सेठ और भी गरीबों को रजाई और कंबल दान करता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपके आसपास भी कोई गरीब इस ठंड से लड़ रहा है तो आपसे जितना हो सके उसकी मदद करिए। हो सकता है शायद आपकी एक छोटी सी मदद से किसी की जान बच जाए।